अंधेरा हो चुका था। अनामिका लंबी हो चुकी थी और वो मिट्टी के सड़क से चल के जा रही थी। ठीक उसी वक्त मल्लेश अपनी जमीन को गीला करने के लिए अपने खेत में आया था। वो टॉर्च लाइट की रोशनी जलाता है। तभी एक साड़ी दिखती है। वो घबरा जाता है। अभी अभी अंधेरा ही हुआ है और अभी भूत जाग गए। वो वहीं पे रुकता है और टॉर्च की बत्ती उस पे मारता है। लंबी अनामिका मुस्कुरा रही होती है। उसे देखकर टॉर्च वॉर्च वहीं फेंककर वो कहने लगता है, भूत, अरे बाप रे, भूत। डर के मारे वो भागने लगा। मुस्कुराती हुई अनामिका फिर आगे आगे चल के जाने लगी। घर के प्रवेश द्वार के पास खड़ी होकर सासू माँ शारदा बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। प्रसाद भी चिंतित होकर बाहर से घर लौटे। क्या जी, छोटी बहू के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं शारदा, पूरा गांव छान मारा, परिचितों से भी पूछा, फिर बिना किसी के नजर में पड़े छोटी बहू आखिर में गई कहाँ? ऐसा कही रही थी तभी रमेश आंसू पोंछते हुए घर लौटता है। बेटा रमेश, हमारी बौनी बहू को कहीं देखा है? नहीं माँ, मैं पूरा गांव का एक एक कुआं ढूंढ लिया पर अनामिका कहीं नहीं मिली। एक एक तालाब भी ढूंढा पर कहीं भी उसका कोई पता नहीं। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करोगे तो दुख उसे किसी हद तक ले जा सकता है। तुम्हें नदी के पास जाके भी देखना था। ये कहकर वो घर के अंदर चले गए। रमेश वहीं पे बाहर बेंच पे बैठकर रोता रहा। दुखी मन लेकर शारदा दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी लंबी अनामिका घर लौट आती है। लंबी अनामिका को घर पे आते देख रमेश और शारदा बहुत खुश हो जाते हैं। फिर लंबी अनामिका मुस्कुराते हुए, माँ जी, मैं घर लौट आई हूँ। अब मैं आपकी बौनी बहुरानी नहीं रही, लंबी हो गई हूँ। देखिए जरा कितनी लंबी हुई हूँ मैं। उसकी बातें सुन के शारदा और रमेश दोनों ही शौक में चले गए और फिर खुद को संभालते हुए, पिताजी, अनामिका आ गई। ऐसा कहते ही प्रसाद भागते हुए अंदर से बाहर निकल आते हैं। प्रसाद बड़े ही हैरान रह जाते हैं। अनामिका को देखकर वो बिल्कुल शौक में पड़ जाते हैं, लेकिन बहू के लौट आने की खुशी में वो उसे देखकर मुस्कुराते हैं। तुम लौट आई बेटा, क्योंकि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। हमें तो लगा कि तुम कुछ कांड कर बैठी हो। हम बहुत परेशान थे। तुम्हारे आने से सब ठीक हो गया। चलिए अंदर चलिए, मैं सब साफ साफ बताती हूँ। इतना कहने पे सब अंदर जाने लगे। अंदर जाने के दौरान अनामिका चूंकि लंबी थी, वो वहीं पे अटक गई। ये देखकर सभी लोग मनी मन हंसने लगे। अनामिका झुक के घर के अंदर प्रवेश करती है। सर झुका के अनामिका को अंदर घुसना पड़ता है। फिर सभी लोग जाके सोफे पे बैठते हैं। अनामिका अपनी कहानी बताने लगती है। अभी तुम कितनी लंबी हो गई हो। पहले तुम कितनी नाटी थी। अच्छा खाना खाई हो? कुछ खाऊंगी माँ जी, बहुत भूख लगी है। फिर सब चलो खाना खाते हैं। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली गई। लंबी अनामिका, रमेश, प्रसाद सभी लोग आके खाना खाने के लिए बैठ गए। शारदा किचन से खाना लाके सभी को एक एक करके परोस देती है। अब लंबी बहू अनामिका को सर झुका के खाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने एक हाथ में थाली पकड़ के दूसरे हाथ से खाने लगी। ये देखकर शारदा की हंसी छूट गई। लंबी बहू अनामिका बेडरूम में जाती है, अपने सर झुका के अंदर घुसती है, फिर बेड पे जाके सो जाती है। अब बेड चूंकि छोटा था इसलिए अनामिका के पैर बाहर निकल जा रहे थे। रमेश को हंसी छूट गई। अनामिका उठ गई, फिर वो नीचे जमीन पर सो गई। अगले दिन अनामिका खाना पकाना चाह रही थी, इसीलिए वो एक कटोरी लेती है। बगल में ही सिंक में शारदा बर्तन धो रही होती है। अब चूंकि अनामिका बहुत लंबी थी, इसीलिए उसे दाल के डिब्बे ही नहीं दिख रहे थे। फिर जब अनामिका बर्तन में तेल डालने जाती है, हवा के झोंके से तेल जाके सीधा शारदा के चेहरे पे गिरता है। अनामिका देखकर हंसने लगती है। फिर पास में ही जो कपड़ा था उससे शारदा अपने चेहरे के तेल को हटाती है। शारदा का चेहरा काला पड़ जाता है। ये देखकर अनामिका अपने 32 दांत निकाल के जोर जोर से हंसती है। शारदा गुस्से से तेल लेकर कढ़ाई में डालने लगती है, क्योंकि उसे सब्जी में छौंक डालना था, नहीं तो सब्जी में स्वाद कैसे आएगा। फिर शारदा जाके बर्तन धोने लगती है। फिर जब अनामिका सब्जी में मिर्च पाउडर डालने जाती है तो वो हवा में उड़ के सीधा शारदा के आंखों में जाके गिरता है। जल गया, मेरी आंखें मिर्च पाउडर से जल गया, कोई है क्या? जैसे ही उसने कहा, लंबी अनामिका एक बर्तन में सिंक से पानी भरी और वो पानी शारदा के ऊपर गिराने लगी। अचानक से वो बर्तन भी शारदा के सर पे ही गिरा दी। बस शारदा वहीं पे धड़ाम करके नीचे गिर गई। इसी तरह दिन निकल रहे थे।
अनामिका के लंबी हो जाने की वजह से घर में अब परेशानी होना शुरू हो गया। देखो बहू, घर का कामकाज, खाना पकाना, ये सब मैं संभाल लूंगी। तुम जाके बाजार से सब्जी ले आओ। इतना कहते ही अनामिका थैला लेकर बाहर निकल जाती है। सड़क से जब वो चल के जाने लगी, सारे गांव वाले रुक रुक के लंबी अनामिका को बड़े ही विचित्र तरीके से देख रहे थे। फिर अनामिका सब्जी वाले के पास जाती है। वहाँ सब्जी वाले के दुकान में सब्जी वाला लंबी अनामिका को देखकर कहने लगा, अरे बाप रे, ये तो भूत है। ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग निकलता है। फिर अनामिका वहाँ से दूसरे ठेले पे जाती है। वो भी भूत भूत करके भाग निकलता है। दुखी अनामिका परेशान होके घर लौटने लगती है। बीच रास्ते में देखती है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अनामिका उनके पास जाती है। फिर विनीत अपने बल्ले से बॉल को तेजी से हवा में उड़ा देता है। उस हवा में उड़ते बॉल को अनामिका पकड़ लेती है। बच्चे, तुम्हें बॉल चाहिए क्या? इस तरह पूछने पर लंबी अनामिका को देखकर बच्चे अपना बल्ला बॉल सब छोड़ के वहाँ से भाग निकलते हैं। इस बात से अनामिका को बहुत बुरा लगता है। वो रोने लगती है। ना मुझे लंबी होना है, ना मुझे नाटी, मुझे साधारण इंसान जैसा दिखना है। इस तरह कहते हुए लंबी अनामिका नदी के तरफ जाने लगती है। जाने के दौरान रास्ते में उसे एक जामुन का पेड़ दिखा। फिर देर न करते हुए अनामिका उस जामुन के पेड़ के पास गई और चूंकि वो लंबी थी, इसीलिए अपने हाथों से जामुन के फल तोड़ के वो फटाफट से खाने लगी। आहा, सीधे पेड़ से जामुन तोड़ के खाने में एक अद्भुत मजा है। मेरा पेट भी भर गया इससे। ऐसा कहकर अनामिका पेट भर के फल खाई। फिर उसके बाद नदी के तरफ जाने लगी। नदी में जाकर वो हाथ जोड़ के प्रणाम की। फिर देवी वहाँ पे दर्शन देती है। बताओ, क्या समस्या है अनामिका? माँ, जो भी मुझे देख रहा है वो मेरी लंबाई के कारण मुझे भूत समझ रहा है। सबको लग रहा है कि मुझे जादू विद्या आती है। मुझे कुछ काला जादू का ज्ञान है। सभी देख के मुझसे भाग रहे हैं। मुझे फिर से साधारण इंसान जैसा बना दीजिए। तथास्तु। फिर से तुम जाके नदी में 3 बार डुबकी लगाओ। इतना कहकर देवी अदृश्य हो जाती है। अनामिका 3 बार जाके पानी में डुबकी लगाती है। पानी से जैसे ही निकलती है, अनामिका साधारण इंसान बन जाती है। इस बात से अनामिका बहुत खुश होती है। फिर खुशी खुशी वो अपने परिवार के साथ जीवन गुजारने लगती है। आज यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। वो एक अनाथालय था, शोरगुल वाले बच्चों से भरा हुआ, उत्सव से भरा हुआ। उस आश्रम परिसर में अनामिका एक बेंच पर बैठी हुई थी और वो रोए जा रही थी, जबकि रमेश उसके बगल में बैठा हुआ था और बस उसे देखे जा रहा था। क्योंकि हमारे संतान नहीं है, मैं तुम्हें इस वजह से खोना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मैं आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। बस इतना कह रही हूँ कि माँ पिताजी को इस बारे में कहना था। गोद लेने के बाद भी तो बता सकते हैं। और अगर उन्हें ले जाने के बाद यहाँ से वो स्वीकार करने से इनकार कर देते तो क्या उन्हें वापस रखे जाओगे? देखो अनामिका, मेरी माँ मेरी खुशी के लिए सब सहेगी, सब बर्दाश्त करेगी। वो कभी इनकार नहीं करेगी। ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो। हम चाहे कुछ भी कर ले, वो बस इतना ही चाहती है कि हमारे साथ मिल के रहना। मैं पिताजी के बारे में नहीं कह रही हूँ। माँ के बारे में तुम मत सोचो अनामिका। चलो अंदर चलते हैं। 2 बच्चे पसंद करके हम उन्हें अपने साथ घर ले चलते हैं। दोनों ही लड़के या फिर दोनों ही लड़कियाँ? मेरे ख्याल से एक लड़का और एक लड़की। इसका मतलब है हमारा एक बेटा होगा और एक बेटी होगी। हाँ अनामिका, भले ही हमने उन्हें पैदा ना किया हो, पर माता पिता बनके हम उन्हें बड़ा करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना? रमेश की बातें सुनकर आंसू पोंछकर अनामिका अंदर जाती है। उधर शारदा और प्रसाद दुर्गा माँ के मंदिर गए हुए थे। देवी को देखकर वहाँ पे वो प्रणाम करते हैं। पंडित जी वहाँ पे मंत्र पढ़ते हैं और कपूर जला के देवी की आरती भी करते हैं। फिर वो आरती उनके पास ले आते हैं। आरती लेने के बाद वो पंडित जी को नारियल फूल चढ़ाने के लिए दे देते हैं और मंदिर प्रांगण में बाहर बेंच पे आके बैठते हैं। अब बताइए तो, पिछले 2 दिनों से आप मुझे कुछ कहना चाह रहे थे, क्या बात है वो? असल में नाती और पोती के बारे में शारदा। क्या नाती पोती की बातें कर रहे हैं? हमारी बहू अनामिका बांझ है, वो कभी जन्म नहीं दे सकती। इसीलिए तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहती हूँ। बेटा तैयार नहीं होगा शारदा। कैसे भी उसे राजी करानी होगी। फिर आपको नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगी। बेटा बहू से बहुत प्यार करता है। वो उसे खोना नहीं चाहता, ना ही उसे वो कभी छोड़ेगा। इसीलिए मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है।
अनाथ आश्रम से बच्चे लाके पालने की हाँ शारदा, मैं कभी राजी नहीं होंगी। एक तो बांझ बहू, ऊपर से दूसरे खून के बच्चे मेरे आसपास घूमेंगे तो मैं सुखी नहीं रहूंगी। इस तरह कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। प्रसाद भी बिना कुछ कहे हुए चुपचाप आके गाड़ी में बैठ जाते हैं। शारदा भी आके गाड़ी में बैठती है। फिर प्रसाद गाड़ी चलाने लगते हैं। उधर अनाथ आश्रम चलाने वाली सुजाता रमेश और अनामिका के पास आकर कहती है, बताइए सर, आपने क्या फैसला लिया? हमें एक लड़का और एक लड़की चाहिए, ऐसा कुछ है तो हमें दिखाइए। हाँ मैडम, ऐसे बच्चे तो हमारे पास है, लड़का 7 साल का और लड़की 5 साल की। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तो आप उन्हें ले जा सकते हैं। नहीं नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। इस तरह कहने पे सुजाता उन्हें बच्चों के कमरे में ले आती है। वहाँ बास्केट में टूटे मूटे खिलौने रखे हुए थे। भव्या उन खिलौनों को अपने भाई हरीश को दिखा के खेल रही थी। सुजाता बच्चों को दिखाती है। रमेश और अनामिका को बच्चे पसंद आते हैं। फिर सारे फॉर्मेलिटीज खत्म करके वो बच्चों को गाड़ी में बैठा के साथ लेके चले जाते हैं। आधे घंटे बाद रमेश अपनी गाड़ी एक शॉपिंग मॉल के सामने रोकता है। बच्चों को साथ लेके अनामिका और रमेश शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं और उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं। बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदते हैं। देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। उसके बाद आइसक्रीम पार्लर जाके वो सभी लोग मजे से आइसक्रीम खाते हैं। इस तरह पूरा दिन वो बच्चों के साथ मजे से समय बिताते हैं और फिर शाम तक वो घर लौट आते हैं। बैलून्स लेके रमेश, अनामिका, बच्चे सभी घर लौट आते हैं। ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है, पर प्रसाद पूरा मामला समझ जाते हैं। शारदा, अगर इस तरह बेटा बहू माँ पिताजी बने हैं तो हमें भी तो खुश होना चाहिए। हाँ माँ, भूल जाओ अब कि हमारे बच्चे नहीं है। ये हमारा बेटा हरीश और ये भव्या, 2 पोता पोती। अब इनके साथ खुश रहा करो माँ। ये सुनकर शारदा गुस्से को अलग हटाकर मुस्कुराहट के साथ कहने लगती है, मुझे तो बस तुम्हारी खुशी चाहिए बेटा। अगर तुम इन बच्चों के साथ खुश हो तो उसमें हमारी भी खुशी है। इस तरह से कहकर बच्चों को साथ लेकर अपने कमरे में चली जाती है शारदा। रमेश अनामिका को साथ लेकर कमरे में चला जाता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। रमेश जब सामने होता था तो शारदा बच्चों के साथ बड़े प्यार से बात करती थी और नहीं तो बहुत नाराज होती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। शारदा बेंच पे बैठ के फोन पे बातें कर रही थी और बच्चे सोफे पे बैठ के टीवी देखते हुए बातें कर रहे थे। बहन, एनिमल चैनल हम देखें? नहीं, कार्टून चैनल देखना है। अरे नहीं नहीं, कार्टून बहुत बोरिंग होता है। पर एनिमल चैनल तो बहुत डरावनी लगती है। इस तरह कहकर दोनों लड़ाई करने लगते हैं। इस बात से शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। हल्ला गुल्ला सुन के शारदा गुस्से से हॉल में आती है और बच्चों को खींचते हुए बारिश में ले जाकर उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। बारिश में भीगते हुए बच्चे माँ माँ कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। आवाज सुन के अनामिका भागते हुए बाहर आती है। भव्या बाढ़ के पानी के बहाव में बहने ही वाली थी। उसे जल्दी से आके अनामिका पकड़ लेती है और खींच के बगीचे के बेंच में लाके बैठाती है। तभी शारदा अनामिका को 1 लात मारती है। तुम और तुम्हारे बच्चे अंदर मत आना, यहीं मरो। इस तरह कहकर शारदा दरवाजा खोल के अंदर चली जाती है और अनामिका बच्चों को साथ लेके घर के बाहर ही खड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद रमेश गाड़ी लेके घर पहुंचता है। रमेश को पूरी बात बच्चों से पता चलता है। रमेश घर के अंदर जाता है। घर पे रमेश को देखकर शारदा अब घबरा जाती है। बेटा, तुम कब आए? अनामिका बच्चों को लेकर बाहर गई है, तुम घर पे हो नहीं बताई। इससे पहले और कुछ कहती रमेश कहने लगता है, इतने दिनों से बच्चे अनामिका ने कि तुम उन्हें डांटते रहती हो, मारपीट करती हो, पर मैंने कभी नहीं सुना। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तुमने अनामिका जो बच्ची को पकड़ी हुई थी उसको अपने पैरों से लात मारी। नहीं बेटा, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इनमें तो हमारा खून भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से आया है। अमीर घरों में रहकर हमारे नाम के साथ अपना नाम कैसे जोड़ सकते हैं? शारदा की ऐसी बातें सुन के रमेश को उसकी माँ की मानसिकता समझ में आ जाती है। क्योंकि अब रमेश को अपने माता पिता के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नया परिवार शुरू करता है और इस तरह बीवी बच्चे के साथ खुशी खुशी जीवन बिताता है। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।